इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज़ करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज़ करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। अब हम डे 5 की डेवलपमेंट शुरू करते हैं और उससे पहले मीनवाइल मैंने डैशबोर्ड की कुछ इन्हेंसमेंट्स कर ली हैं। स्टाइलिंग के कुछ इश्यूज थे जो फिक्स कर लिए, जैसे कि हेडर मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया है। ओवरऑल इसकी लुक एंड फील और स्टाइलिंग में थोड़ी सी चेंजेस की हैं। जो इमोजीज़ वाला सिस्टम यूज़ किया था क्लाउड ने बिल्ड करते हुए, मैंने सारे वो SVG आइकन से रिप्लेस कर लिया है, जिनकी फर्दर स्टाइलिंग मैं बाद में अभी करूँगा। क्योंकि स्टाइलिंग से रिलेटेड तो काम आप खुद कर सकते हैं। मेरा मकसद आप लोगों को फंक्शनैलिटीज़ और बिल्डअप्स के थ्रू से गो थ्रू करवाना है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड है। मैंने वो सेटिंग्स का जो पूरा पेज था उसको जो एक कंबाइंड बना हुआ था उसको मैंने चेंज करके उसको रीफैक्टर कर लिया है। फीचर्स, उसमें से फीचर्स का ब्लॉक अलहदा कर दिया, विजेट्स का ब्लॉक अलहदा कर दिया है एडमिन की सेटिंग्स की फाइल्स बनाकर। और उसके बाद सेटिंग्स जो थी जनरल जो करने वाली, उनको मैंने सेपरेट कर दिया। और जस्ट मैंने कुछ चीज़ें चेक की हैं कि जो काम एक्चुअली कर रही हैं या नहीं कर रही हैं और सो ऑन। ये भी अभी यहाँ पर चेंजेस जो हैं ये हमारी फाइल्स में इम्प्लीमेंटेड नहीं है। यहाँ से ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेटिंग्स सेव हो रही हैं आप उनको रिट्रीव करके कंडीशनल लॉजिक्स लगाकर अपने कोड में कहीं भी कोई जो फीचर्स हैं उनको लॉक कर सकते हैं या इनेबल डिसेबल कर सकते हैं सेटिंग्स के थ्रू। ये कुछ टूल्स जो हैं इसने बनाए थे, इनकी मैंने स्टाइलिंग चेंज करके थोड़ा सा पोजीशनिंग वगैरह चेंज कर दी, ऊपर नीचे कर दिया, ताकि एक क्लीनर इंटरफेस हमारे पास आ जाए। और इसमें से कुछ ऑप्शंस जो हैं वो मैंने देखी थी काम नहीं कर रही। जैसे डाटा एक्सपोर्ट आपने करना है, ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फिक्स करनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली वो अब आप इतने इनफ आप लोगों को चीज़ें पता लग गई होंगी, आप जो है वो कर लेंगे खुद से। आई एम श्योर अबाउट दैट। और अब वापस आए तो मैं अब थोड़ा सा कोड से भी गो थ्रू करवा दूं अगेन, अगर आपको समझ इस पॉइंट तक भी नहीं आ रही कि यार कि ये कैसे जो भी सेटिंग्स ये सेव होती हैं हमारी यहाँ पर, अगर आप नोट करें तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पर ये इन इन डेटाबेस में मैजिक ब्लॉक सेटिंग्स के ऑप्शंस के टेबल में गेट ऑप्शन के ज़रिए जो आप फेच कर सकते हैं, एरे की सूरत में ये वैल्यूज सेव हो रही हैं, ये सारी एरे बन के सेव हो जाती है। उसके बाद आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप जनरेट करते हैं तो वो एक ही सेटिंग बना देता है, लेकिन जैसे मैंने काम किया है कि इनको रीफैक्टर किया है, जैसे फीचर्स को अलहदा कर दिया इसमें से कोड निकाल कर। अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये फीचर्स का HTML का कोड भी और जो टॉप पर कोड है वो भी, सिर्फ मैंने वो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जिससे रिलेटेड है वो कर ली। और फर्दर आप क्या करेंगे, जब आप इंडिविजुअल पेजेस में डिवाइड करें अपनी सेटिंग्स को, तो आप जो ऑप्शंस का टेबल है डेटाबेस में जो स्टोर हो रहा है आप उनको चेंज कर लें। अब जैसे कि मैंने इसको चेंज कर लिया, मैजिक ब्लॉक फीचर्स कर दिया, विजेट्स कर दिया। तो अब डेटाबेस से आपने विजेट्स की सेटिंग्स रिट्रीव करनी है तो गेट ऑप्शन के साथ आप इसको पास कर देंगे। आपने फीचर्स की सेटिंग्स रिट्रीव करनी है या टूल्स की सेटिंग्स रिट्रीव करनी है, सो ऑन, तो आप उस वैल्यू उन एरे को फेच करने के बाद उसमें फिर चेक कर लेंगे कि अगर ये है इनेबल्ड टू है तो आप उसे किसी फीचर को इनेबल या डिसेबल कर दें, लॉक कर दें किसी उसके बिहाइंड। टूल्स में अगर आप आते हैं तो जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर अगर हम नोट करें तो ये देखें, ये जो रेट लिमिट है इसको भी आपने बेसिकली इसने फॉर्म में रखा नहीं हुआ, सिर्फ इनपुट बनाकर दी हुई है, जो कि यहाँ पर हमें नज़र आती हैं। टूल्स में आप चाहें तो ये आपने बेसिकली डाटाबेस में सिर्फ वैल्यूज सेव करवा लेनी है। यहाँ पर सेव का बटन नहीं लगा हुआ, फॉर्म नहीं लगा हुआ। सॉरी, टूल्स में गलती होगी मुझसे, मैं टूल्स में कह रहा हूँ, वो सेटिंग्स में ऑफ कोर्स ये सेव हो रही है हमारे पास। ये देखें,
ऑटो ट्रैकिंग, ये अलाउ गेस्ट रेटिंग, ये कुछ सेटिंग्स है जो बनी हुई हैं, लेकिन इनकी सेटिंग्स नहीं बनी हुई। ये अगर मैं इसको 200 करता हूँ, सेव सेटिंग्स करते हैं, तो ये सेव हो रही हैं हमारे पास बल्कि। अच्छा ये ठीक है, सॉरी मैंने देखा नहीं। रेट लिमिट्स इनेबल्ड, व्यूज़ रेट लिमिट के लिए जो वैल्यूज़ हैं ये स्टोर हो रही हैं, लेकिन सिर्फ जहाँ पर आपके ये जो फीचर्स इंप्लीमेंटेड है क्लास प्लगइन में आते हैं, सॉरी वो एजेक्स हैंडलर में है। सो यहाँ पर रेट लिमिट्स की वैल्यूज़ हमें नज़र आएंगी। क्लास एजेक्स हैंडलर में है या हमारे पास प्लगइन की क्लास में ही है? ये देखें, ये चेक रेट लिमिट है। यहाँ पर ये जो वैल्यू सेट हैं, आपने सिर्फ क्या करना है कि डेटाबेस से वो सेटिंग्स रिट्रीव कर लेनी है, और रिट्रीव करके उसकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर प्रिंट कर देनी है। हाउ यू डू दैट, आप कैसे करेंगे? आप इसी तरह से, हमने सेटिंग्स कहाँ पर, विजेट्स में आई बिलीव रिट्रीव की थी, सॉरी क्लास ब्लॉक्स में आई बिलीव हमने किया था काम। देखा, इस तरह से आपने सेटिंग्स रिट्रीव करनी है। ठीक है, प्राइवेट आपने प्रॉपर्टीज़ बनाकर उनमें वो वैल्यूज़ यहाँ से ऐसे आपने फेच कर लेनी है, जैसे मैजिक ब्लॉक सेटिंग्स है। यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, अब आपके सामने इसको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये कैसे करना है आपने। यहाँ पर हमारे पास क्लास एजेक्स हैंडलर में यहाँ पर आप प्राइवेट ये प्रॉपर्टीज़ बना लें। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आप इन्हें रिट्रीव कर लें। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ आपने वो वाली फेच करनी है या लगानी है जो कि एक्चुअली हमें चाहिए। वो कहाँ पर हमें मिलेंगी? वो हमें सेटिंग्स में मिलेंगी, ये इनेबल्ड और व्यूज़ लाइक्स रेटिंग्स। ठीक है, अगर आप इंटायरली उस फंक्शनैलिटी को ही डिसेबल करना चाह रहे हैं रेट लिमिटिंग की, तो आप उसे भी कर सकते हैं। आई थिंक हम, चलें इसको भी रख लेते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये मैजिक ब्लॉक सेटिंग्स के टेबल में स्टोर नहीं है, बल्कि हाँ जी सेटिंग्स के टेबल में स्टोर्ड है। ओके, अब हमने करना क्या है कि इन सेटिंग्स में से जैसे हमने ब्लॉक डिसेबल किया था, क्लास ब्लॉक्स में आते हैं, तो कहाँ पर हमने ब्लॉक डिसेबल किया था? ये हमने चेक किया था कि अगर ये एग्जिस्ट करती है, 1 है तो इसको लगा दो, लेकिन ये, अब हमने 1 के अगेंस्ट तो चेक नहीं करना, हमने ग्रेटर देन 0 या उसकी कोई वैल्यू सेट है तो ग्रेटर देन 0, तो फिर हम उसको वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। या ज़ीरो का मतलब होगा कि नन, बेसिकली वो डिसेबल हो जाएगी। 0 सेकंड का मतलब है कि उसको वो ट्रैक रेट लिमिट उसके ऊपर लगा नहीं रहा, तो इट्स फाइन, ज़ीरो ही रखेंगे हम। सेटिंग्स की बजाय हम आगे क्लास एजेक्स हैंडलर में। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि जहाँ पर वो वैल्यू आ रही है एक्चुअल, जहाँ पर हमने हार्ड कोड किया हुआ है उसे, ये तो यहाँ पर अब हार्ड कोड की बजाय हम क्या करेंगे, वो वैल्यू सेट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें चेक हो रहा है, ज़ीरो यहाँ पर हो रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको सेट हो रही है, तो हमें डिफ़ॉल्ट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वैल्यू आ रही है, अगर कुछ सेट है तो वो आ जाएगी, अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, और इसमें से हमने रिट्रीव क्या करना है, व्यूज़ के लिए जो रेट लिमिट की वैल्यू है वो हमने सिंपली यहाँ पर आउटपुट कर देनी है। ठीक है, तो ये वो वैल्यू डाटा अब यूज़र जो है वो कंट्रोल कर सकता है कि रेट लिमिट को कितनी हो। तो इसको ये हम कह देते हैं वैल्यू
सेकेंड्स, डिफ़ॉल्ट 0, नो लिमिट, ठीक है। अब इसी तरह से रेट लिमिट व्यूज़ की होगी, ये लाइक्स की है सॉरी। अच्छा, व्यूज़ के ऊपर यहाँ पर नहीं सेट हो रही। व्यूज़ आर नॉट रेट लिमिटेड फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। वाइड ये भी मैं यही मैं सोच रहा था कि व्यूज़ के ऊपर रेट लिमिट लगाना अच्छा फ़ैसला नहीं होगा एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर व्यूज़ के ऊपर रेट लिमिट लगा दी है तो फिर वो डेटाबेस में रिकॉर्ड करने में बड़ा मसला होगा। तो ये यहाँ पर इसी ने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है कि व्यूज़ लिमिट जो है वो ट्रैक नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं किसी वजह से, तो आप कोई 10 सेकंड का या 5 सेकंड का या एटलीस्ट 1-2 सेकंड का अगर आप यूज़र को ये वाकई ऑप्शन देना चाहते हैं यहाँ से व्यूज़ रेट लिमिट की, तो आप इसी तरह से जो रेट लिमिट्स हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर दें, व्यूज़ को भी साथ कर दें। वो हम कह लेते हैं, ठीक है जी, हम कह देते हैं कि वैल्यू जो है वो इन सेकंड्स में है और डिफ़ॉल्ट 0 है, यानी कि नो लिमिट, ठीक है। रेट लिमिट व्यूज़, अब मैं बाकी नेम चेक कर लेता हूँ। वो हमारे पास लाइक्स रेटिंग्स इसी तरह से हैं। लाइक्स डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड्स। डिसलाइक, डिसलाइक की हमने आई बिलीव बनाई ही नहीं हुई, ठीक है। तो वो भी आप लगा सकते हैं, आप लगाएं उसको भी बनाकर। और डिसलाइक हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, यही सेट रहने दीजिए क्योंकि हमने उसको बनाया नहीं हुआ। और यहाँ से देख लेता हूँ कि रेटिंग है या रेटिंग्स है। रेटिंग्स है हमारे पास, रेटिंग्स, ठीक है। अच्छा, 300 है हमारे पास डिफ़ॉल्ट, यानी कि 5 मिनट, ये तो बहुत ज़्यादा है। इसको हम कह देते हैं 30 सेकेंड, ठीक है। ठीक है जी, अब यूज़र के पास कंट्रोल है कि वो जो भी वैल्यूज़ सेट करेगा रेट लिमिट के ऊपर, वो वैल्यूज़ अप्लाई हो जाएंगी। जो वैल्यूज़ यहाँ पर सेव हैं वही वैल्यूज़ वो इम्प्लीमेंट कर देगा यहाँ पर। उसके अलावा आपने कोड में देख लेना है, जहाँ पर इसी तरह से आपने करना है कि आपने सेटिंग की एरे को फेच करना है। फेच करने के बाद उस एरे की बेस के ऊपर, उसकी वैल्यू के बेस के ऊपर आपने सिर्फ कोड को इफ़ कंडीशंस में ले जाना है, या उसके ऊपर वो वैल्यू अगर आपने आउटपुट करनी है तो वो वैल्यू आपने आउटपुट कर देनी है। उसके अलावा आपने सैनिटाइजेशन वगैरह देख लेनी है, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेनी है। सैनिटाइजेशन के जो फंक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट कर लेने हैं, सिक्योरिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये अब आपकी इस तरह से आप डेटाबेस में जो स्टोर्ड वैल्यूज़ हैं इन ऑप्शंस के टेबल में, उनको यूज़ करते हुए आपने डिफरेंट जो आपके कोड ब्लॉक्स हैं उनको आपने कंडीशनल बना देना है। लोड तब करना है जब आपकी इस यहाँ इन सेटिंग्स की बेस के ऊपर आपने उन फीचर्स को लोड करना है कोड के अंदर। इवन आप पूरी पूरी जो फाइल्स हैं उनको आप लोड अनलोड कर सकते हैं क्लास प्लगइन में। अगर आप चाहेंगे, ये देखें, ये जो डिपेंडेंसीज हैं इनमें से डेटाबेस एजेक्स हैंडलर, ये तो कुछ डिपेंडेंसीज है जो कि लोड होनी है। उसके अलावा ये देखिए ब्लॉक, आप इंटायरली अगर आपने फीचर्स ब्लॉक डिसेबल करना है तो आप यहाँ पर उसी तरह से वैल्यू फैच करने के बाद आप यहाँ से इसको जहाँ जहाँ ये इंक्लूड हो रही है फाइल या जो इसका फंक्शन बना हुआ है, आपने सिंपली ये देखें ब्लॉक हुक्स वगैरह आपने देख लेनी है। और जहाँ जहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है नॉर्मली आप यहीं से ये जो फाइल है, जैसे ये देख रहा है कि एलिमेंट और अगर लोडेड नहीं है तो ये फाइल लोड ना करो। आप इसके साथ ही दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर सेटिंग्स में जो हमने फीचर्स में तय किया हुआ है कि भाई फीचर्स में अगर ये एलिमेंट और के विजेट्स डिसेबल हैं तो उनको लोड ही ना करो इन द फर्स्ट प्लेस, उस क्लास को लोड ना करो, ताकि आपका आपके इसी मॉड्यूलर काम रखने का यही आपको फ़ायदा होता है कि आप एक जगह से सारा जो कंट्रोल है वो, क्योंकि
जो एलिमेंटोर के विजेट्स हैं वो फिर इस क्लास के अंदर बाकी सारे डिफाइंड हैं, तो वहाँ तक जाने ही नहीं देना आपने। इंडिविजुअल जब आपने ऑब्वियसली करने हैं तो वहाँ पर आप जाकर फिर उस फाइल में जाकर जिस तरह से हमने ब्लॉक डिसेबल किया था आप इसी तरह से उनको भी डिसेबल कर सकते हैं। इसमें यूआई इंप्रूवमेंट्स मज़ीद हो सकती हैं, जैसे टॉगल ऑल को एक ही दफ़ा सारे टॉगल ऑफ करना, वो यूआई इन्हेंसमेंट्स वो आप jQuery के छोटे से कोड से कर सकते हैं यहाँ पर बटन लगाकर, और सो ऑन। तो ये था मेरा आपको 5th डे की डेवलपमेंट पर जाने से पहले ये आप लोगों को दिखाना ज़रूरी था, ताकि आप एकदम से आपके जज्बात हालात और जज्बात वाक़यात से ना बदल जाएँ कि एकदम ये लास्ट लेक्चर में हमने क्या छोड़ा था तो अब ये क्या बन गया, और उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया सर ने, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया। और इससे जुड़ी जुड़ी जो चैट्स हैं क्लाउड में, वो भी मैं आपके साथ कोर्स मटेरियल्स में आपको मिल जाएंगी कि जो मैंने यूज़ की हैं, ताकि अगर मैं डिटेल में नहीं बता सका, जैसे व्यूज़ ट्रैकिंग नहीं हो रही थी डेटाबेस में, हमने टेस्टिंग तो सारी की थी लेकिन स्टिल वो शॉर्ट कोड्स के थ्रू तो हो रही थी, लेकिन जो एक्चुअली पोस्ट लोड होती थी उसमें वो व्यूज़ काउंट नहीं कर रहा था। तो मैंने ये भी डीबगिंग का, ये जितनी भी चैट्स हैं क्लाउड के हमारे इस प्रोजेक्ट की, ये सारी मिलेंगी आपको। जो भी मैंने कहा, अगर मैं ऑफ द स्क्रीन भी कोई काम कर रहा हूँ तो उसकी चैट आपको आपको कोर्स मटेरियल्स में मिल जाएंगे, ताकि आप उससे गो थ्रू होकर देख लें कि मैंने किया क्या है, किस तरह से प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, किस तरह के आउटपुट आए हैं, और इशू आके रिजॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। कुछ काम मैंने यहाँ पर लोकली भी करवाए हैं, जिसकी चैट मेरा ख्याल ये हिस्ट्री ये बनी है। जैसे सारी इमोजीज को आइकन्स के साथ रिप्लेस करना था तो क्लाउड की लिमिट ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने क्या किया, लोकल देखें आपने फारिग होकर नहीं बैठ जाना कि क्लाउड की लिमिट ख़त्म होगी, आपके पास लोकल सोल्यूशन मौजूद है। मैंने अमेजोन क्यू से क्या दिया, यहाँ पर फाइल दे करके भाई आप जितनी भी इमोजीज हैं उनको रिप्लेस कर दो एसवीजी आइकन्स के साथ। तो ये उसने खुद ही से उन इमोजीज की बेस के ऊपर खुद ही से एसवीजी आइकन्स ढूंढकर एसवीजी के कोड लगाए हैं, ठीक है, कोई हार्ड कोड लिंक भी नहीं किए, पूरे कोड लगा दिए हैं। अगर हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं तो ये देखें, ये एसवीजी के उसने पूरे उस तरह के रेलिवेंट जो आइकन्स हैं वो ढूंढकर लगा दिए हैं। अब इनको चेंज करना या इनका कलर चेंज करना मेरे लिए आसान है, सिंपली एसवीजी के कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, या इनको रिप्लेस कर सकता हूँ मैं दूसरी एसवीजी आइकन्स के साथ, जो कि मैं करूँगा भी। इनमें काफ़ी सारे आइकन्स हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं चेंज करूँ। वैसे तो उसने अपनी तरफ से बड़े बेहतरीन आइकन लगा दिए हैं, लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू चेंज सम आइकन्स, तो वो मैं फिर इसी तरह से एसवीजी फाइल्स जो हैं वो उनको एसवीजी आइकन्स उनको रिप्लेस कर दूंगा। एक काम मैंने छोटा सा और किया जो अभी अगर शायद निकल जाता, मैंने कस्टम फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया। वो जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स थे वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने दो कस्टम फ़ॉन्ट्स लगाए हैं गूगल के। वो मैंने ये एस एडमिन के अंदर फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर में फिक्ट्री एक फ़ॉन्ट लगाया है, और ओपन सेंस फिक्ट्री हेडिंग्स के लिए, और ओपन सेंस जो है वो पैराग्राफ्स और बाकी कंटेंट के लिए। और ये आपने लोड कैसे करने हैं, आपने क्लास एडमिन एडमिन में आना है, तो सिंपल है। आपने सीएसएस की जो फ़ॉन्ट्स आप कहीं से जनरेट करते हैं, वेब फ़ॉन्ट्स जो आप जनरेट करते हैं, आपने गूगल से डाउनलोड कर लिया फ़ॉन्ट, तो आप सिंपली ट्रांसपोर्टर पर चले जाएं, या आप गूगल में वैसे लिख लें, सर्च कर लें कि वेब फ़ॉन्ट्स जनरेटर, वहाँ पर आप टीटीएफ फाइल देते हैं तो ये आपको वेब फ़ॉन्ट्स बना देता है और साथ सीएसएस फाइल भी दे देता है। आपने सिंपली इस सीएसएस फाइल को अप्रोप्रिएटली उन फ़ॉन्ट्स के साथ रख के आपने देख लेना है कि वे उसी डायरेक्टरी में हो। तो आपने फ़ॉन्ट्स की सीएसएस फाइल रखने के बाद आपने जो एनक्यू स्क्रिप्ट्स हो रही हैं उनके अंदर जहाँ पर स्टाइल्स आपके एनक्यू हो रहे हैं, वो ये देखिए, मैंने सिंपली अपने फ़ॉन्ट्स की फ़ाइल को लोड कर देना है, और उसके बाद आप अपने फ़ॉन्ट्स जो हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं। जिसके लिए हमने मेरे ख्याल से लेक्चर के दौरान ही जो सीएसएस फाइल थी उसको हमने वेरिएबल बनवा लिए थे उससे, क्लाउड से। तो ये देखिए खूबसूरत उसने वेरिएबल्स बना दिए थे। तो अब मैं यहीं पर मैंने फ़ॉन्ट्स जो हैं वो उनको उसके वेरिएबल बनाकर सीएसएस उनको मैंने यूज़ कर लिया थ्रू आउट डॉक्यूमेंट में, जहाँ पर भी फ़ॉन्ट यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने हेडिंग्स के ऊपर एक ही किस्म का फ़ॉन्ट लगा दिया यहाँ से, और पैराग्राफ्स के ऊपर जो एक ही किस्म का फ़ॉन्ट लगा दिया, और सो ऑन। इस तरह से आप इन्हेंसमेंट्स जो हैं वो आप फिर फर्दर स्टाइलिंग से रिलेटेड कर सकते हैं। इसकी भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, जो कि हम वक्तन फ़वक्तन मैं इस प्लगइन की अपडेट्स के लिए करता जाऊँगा। तो अब आ जाते हैं क्लाउड पर, और अब हम कहते हैं पुल द डे 5 डेवलपमेंट प्लान फ्रॉम प्रोजेक्ट नॉलेज। ओके, और उसके अलावा मैंने ये प्रोजेक्ट नॉलेज की फ़ाइल्स खाली की हैं क्योंकि काफ़ी सारी फ़ाइल्स चेंज हुई हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि इसके पास अप टू डेट फाइल्स हों हमारी। तो यहाँ से मैं
लेट सपोज एडमिन डॉट जे एस रिवील इन फाइंडर कर लेता हूँ। और अब मैं क्लॉड को यहाँ पर ये जो फाइल्स हैं ये दे देता हूँ। एडमिन डॉट जे एस भी ज़रूरी है, इसमें एडमिन से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ हैं। और उसके अलावा एडमिन से क्लास एडमिन आ गई हमारे पास, पाशस में से ये फाइल्स आ गई। इसको पूरा हमने कॉन्टेक्स्ट देना है ताकि नेक्स्ट जो है वो काम ये एफिशिएंट करे। हमारे पास मैजिक ब्लॉग में हमारे पास मैजिक ब्लॉग अनइंस्टॉल, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट में से टेस्ट शॉर्ट कोड भी दे देते हैं क्योंकि इसे पता हो कि टेस्टिंग के लिए हमने शॉर्ट कोड बनाया हुआ है। पब्लिक में से क्लास पब्लिक दे दी, और जेएस में से फ्रंट एंड डॉट जेएस दे दी, ठीक है। और उसके बाद इंक्लूड्स में से तो हमने सारी फाइल्स देनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एलिमेंटोर की क्लास एलिमेंटोर है। अ, उसके बाद ब्लॉक्स में से ये ब्लॉक की यूटिलिटी है, बल्कि ब्लॉक इंक्लूड्स में से वो क्लास ब्लॉक आ गई हुई है। अभी फ़िलहाल ब्लॉक्स के साथ तो हमने इंडिविजुअली काम कोई करना नहीं है, ना हमने विजिट्स के साथ अभी काम करना है, इसलिए इन फाइल्स को देने की ज़रूरत नहीं है। एसेट्स में से आ जाते हैं, जीएस में ब्लॉक एडिटर डॉट जेएस एक दफ़ा दे देते हैं अगर इसको ज़रूरत पड़ी इसकी, और सो ऑन, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इनफ। 4% हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, ये आपने कम ही रखना है ताकि आपकी चैट में जो है वो कॉन्टेक्स्ट में वो ये प्रोजेक्ट नॉलेज भी जगह ना घेर ले। तो ये लीजिए, अब हम डे 5 का डेवलपमेंट प्लान पुल कर रहे हैं। इसमें यहाँ तक अभी तक सिर्फ डे 5 में हमारे पास सिर्फ टोटली टेस्टिंग है। थीम की कंपैटिबिलिटी, प्लगइन की कंपैटिबिलिटी, ब्रेक लेनी है हमने एक। वो हमें कह रहा है कि आपने बैठ कर 2 घंटे थीम कंपैटिबल टॉप 5 मेजर थीम्स जो हैं उनके साथ आपने कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। और प्लगइन कंपैटिबिलिटी आपने चेक करनी है, 1.5 घंटा आपने लगाना है टोटल। टेस्ट 8 मेजर प्लगइन्स, ब्रेक लें 1 घंटे की, उसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करें, एसेट ऑप्टिमाइजेशन, डेटाबेस ट्यूनिंग, क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग करें, डिफरेंट ब्राउज़र्स में चेक करें। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, इसको आप देखें कि डिफरेंट मोबाइल रेजोल्यूशंस के ऊपर आपके जो विजेट्स हैं या जो चीज़ें हैं वो परफेक्टली लोड हो रही हैं नहीं हो रही। कोड क्वालिटी अश्योरेंस जो है वो करें। तब हम कहते हैं ओके, स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। ओके जी, तो सबसे पहले फेज़ में ये थीम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग की एक फ़ाइल बनाकर दे रहा है हमें, जो कि हमें ये बताएगा भी कि हमने किस तरह से उसे इस्तेमाल करना है। डिफरेंट टॉप 5 मेजर थीम्स उसने पिक की हैं जिनके साथ हमने इसको हमारे प्लगइन को टेस्ट करना है। ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि हमारा प्लगइन किसी बड़ी मेजर थीम के साथ कंपैटिबल ना हो, उनके ब्लॉक्स के साथ या उनके विजेट्स के साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट बन रहा हो और वो चल ना रहे हों। तो हमने बस ये चीज़ें, और ये तो ऑनगोइंग है आपके पास जो कंपैटिबिलिटी है, ये तो फ्यूचर में चलती ही रहती है। आपका प्लगइन आपने बस, आपको जब रिपोर्ट होती है कि इस थीम के साथ इसका ये फीचर काम नहीं कर रहा, तो आपने ऑब्वियसली इसको टैकल करना होता है अपने प्लगइन में। ये देखें, अब वो थीम की जो पॉपुलर थीम्स हैं उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो सकते हैं उसकी, यानी कि थीम्स के साथ हमारे प्लगइन को कंपैटिबल बनाने के लिए भी वो सारी हमें सीएसएस लिख कर दे रहा है कि यार ये थी, ये आप सिंपली चुप करके लगा लें, आपका जो प्लगइन है वो इन मेजर थीम्स के साथ कंपैटिबल हो जाएगा। जो जहाँ पर उसको लग रहा है कि हमारे कोड के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, उनके ग्रिड्स के साथ, उनके ब्लॉक्स के साथ, जहाँ पर भी, या उनकी स्टाइलिंग के साथ, तो आप ये देखें राइट टू लेफ़्ट की सपोर्ट भी वो ऐड कर रहा है हमारे इस प्लगइन के लिए। तो इसको करने देते हैं ये काम। अच्छा जी, अब ये थीम कंपैटिबिलिटी मैनेजर भी हमारे लिए बना रहा है, ठीक है जी, बना दें। काफ़ी इम्प्रूव हो गया क्लाउड भी। ये पहले अगर कंटिन्यू कर देते थे तो वो कोड वहीं से शुरू करता था और बाद का तो उसे मैसअप कर देता था। अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ये कोड अगर कंटिन्यू करना पड़ता है तो ये पहले रिमूव करता है कुछ पिछली लाइनें जो उसने की थी, तो वो एक अपना कॉन्टेक्स्ट अपने लेवल पर भी मेंटेन रखने के लिए वो दोबारा से कोड वो दोबारा से जनरेट करता है उसे, यानी कि थोड़ा सा रिमूव करके फिर वो उसका पूरा फंक्शन जो है वो दोबारा से बना देता है। अच्छी अप्रोच है।
इसे हम कहते हैं, मैं उसे कह देता हूँ कि यार मुझे पहले एक फेज़ कंप्लीट करने दो, विल डू वन फेज़ एट अ टाइम। उसने बता भी दिया है कि मैंने ओशन डब्ल्यूपी में डार्क मोड में, वो कह रहा है कि कोई इशू होगा, अदरवाइज़ ये उसने कह दिया कि आप जो है वो, मैंने आपके लिए कंपेटिबिलिटी जो फाइल बनाई है टेस्टिंग की, वो मैंने बना दी है। चलें हम इम्प्लीमेंटेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए ऑटोमेटिकली डिटेक्शन एंड फिक्सेशन का उसने एक बना भी दिया है। डायनामिक सीएसएस जनरेशन भी उसने बना दी है। सो चलें अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमने लगाने कहाँ है भाईजान, ये भी सारी बताते जाओ कि फाइल्स हमने क्रिएट कहाँ पर करनी है। अच्छा, अब मैं ज़रा ना उस स्टाइल से इसको कंसाइज पे आ जाता हूँ। ओके, ये अब उसने गाइड भी दे दिया हमें कि सबसे पहले हमने सीएसएस फाइल क्रिएट करनी है एसेट्स में, थीम compatibility डॉट सी एस एस, ठीक है। और एसेट्स में सीएसएस में न्यू फाइल बनाएंगे हम, थीम compatibility डॉट सी एस एस। और थीम compatibility डॉट सी एस एस में ये कोड लगा देंगे। उसके बाद थीम compatibility मैनेजर हमने बनाना है इंक्लूड्स के अंदर। ये वर्जन 2 हमने यूज़ करना है क्योंकि हमने इसको कंटिन्यू करना पड़ा था। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि जी मेन प्लगइन क्लास को अपडेट करें, ऐड आफ्टर एग्जिस्टिंग इंक्लूड्स। ये जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं क्लास प्लगइन में, ये डिपेंडेंसीज में हमने, ठीक है जी, ये फाइल आ गई है हमारे पास। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, चैट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ऐड टू डिफाइन पब्लिक हुक्स मेथड। पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब एडमिन क्लास अपडेट कर रहे हैं। क्लास एडमिन उसी फाइल में हम इनिशियलाइज एजेक्स हुक्स मेथड में। सॉरी, क्लास एडमिन है, हम क्लास प्लगइन में हैं। क्लास एडमिन में आए, इनिशियलाइज एजेक्स हुक्स, ये है। ठीक है, ये देखिए उसने बाकी की जितनी भी एजेक्स मेथड और हुक्स हैं वो उसने ऐड किए हुए हैं यहाँ पर। इफ यू आर वंडरिंग, आपको यहाँ पर आकर मिल जाएगा वो फंक्शंस और वो चीज़ें। ओके, ऐड दिस मेथड टू द एडमिन क्लास। ये मेथड भी अब हमने एडमिन की क्लास में ऐड कर देना है। कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं हम, बॉटम पर भी आकर ऐड कर सकते हैं। अब बस देख लूँ कि पहला फंक्शन क्लोज कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ऐड टेस्टिंग फ्रेमवर्क, ये हमने ऐड कर लेना है इंक्लूड्स के अंदर, फाइल बना लेनी है हमने।
ये देखो पूरा टेस्टिंग फ्रेमवर्क उसने बनाया है जिसमें टॉप थीम्स हैं एस्ट्रा ओशन डब्ल्यूपी जनरेट बेस्ट कैडेंस और 2024। ठीक है, और अब सी एस एस एन क्यू जो है वो क्लास पब्लिक डॉट पी एच पी में एन क्यू स्टाइल्स के मेथड में हमने ये चीज़ें ऐड कर देनी है। बेसिकली सिर्फ ये लाइन ऐड करनी है क्लास पब्लिक में जहाँ पर एन क्यू स्टाइल्स हो रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर हमने ये कोड ऐड कर देना है। ठीक है, और अब ये टूल्स में कंपैटिबिलिटी जो चेकर टूल है उसमें उस सेक्शन में आपने सिस्टम इंफॉर्मेशन के बाद ये ऐड कर देना है। अभी हमारे पास टूल्स में कुछ कंपैटिबिलिटी चेकर है भी। ये प्लगइन कंपैटिबिलिटी चेक का फंक्शन बना हुआ है। तो हमने ये कॉपी कर लेना है और क्या वो कह रहा है आफ्टर सिस्टम इंफॉर्मेशन ऐड कर दें। सिस्टम इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, ये है। ये कुछ कोड उसने इजाफी भी दिया जो इसने पहले नहीं दिया था। ठीक है, ये कोड हम टॉप पर भी मूव कर सकते हैं वैसे। ठीक है, और ऐड दिस जावास्क्रिप्ट टू द एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट सेक्शन। स्क्रिप्ट का सेक्शन नीचे ही बना होगा उसी पेज में। इसको रीफैक्टर करेंगे, ये इतना इसको थोड़ा सा मॉड्यूलर होना चाहिए, लेकिन हम फिलहाल यहीं पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऊपर से और देख लेते हैं मज़ीद क्या ऐड करना है। अच्छा, वो एडमिन डॉट जेएस में ऐड करने का कह रहा था, लेकिन चूंकि उसने देख लिया कि इसी के हमने यहीं पर स्क्रिप्ट में जो है वो स्क्रिप्ट के टैग में बॉटम पर रखा हुआ है, तो उसने कहा कि यहीं पर ऐड कर दो। ठीक है। ठीक है, अपडेट द सी एस एस तुम जस्ट टोटल टेस्ट कंपेटेबल एनवायरनमेंट टू 15 मिनट्स। अच्छा जी, अब हम इसको दोबारा से रीलोड कर लेते हैं। ये लें जी, उसने कह लिया कि जी टेस्ट कंप्लीट है, करंट थीम एक्स्ट्रा है, रन फुल टेस्ट। अच्छा, इसको उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं क्योंकि वो कह रहा है कि डॉलर इज़ नॉट अ फंक्शन, तो वो जेक्वेरी में ये आता ही आता है जब आपने डायरेक्टली डॉलर साइन यूज़ कर रहे हैं। इसको हमने एक वो ऊपर ही फंक्शन बना होगा डॉक्यूमेंट रेडी का, उसके अंदर डॉलर साइन पास हो रहा है साथ। ओके। अच्छा, इस एरर से सिंपली पता नहीं लगेगा उसे। डब्ल्यूपी कंटेंट में जाते हैं, डीबग लॉग में जाते हैं, और एक दफ़ा मैं ज़रा ये सारा लॉग क्लीन अप करता हूँ।
ठीक है, और इसको मैं ज़रा हार्ड रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास लॉग में आ गया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो लॉग की फ़ाइल आपने ज़रूर देनी है, इससे उसे कुछ ख़ास पता नहीं लगता। लॉग की फ़ाइल में उसे पता लग जाता है। क्रिएट द मिसिंग फाइल इन इंक्लूड्स थीम क्लास थीम कंपैटिबिलिटी टेस्टर। फाइल तो हमने मेरे ख्याल से क्रिएट की हुई है। इंक्लूड्स में ये बनी हुई है फाइल, क्लास थीम कंपैटिबिलिटी टेस्टर बनी हुई है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्लास एडमिन डॉट पेज थीम कंपैटिबिलिटी मेथड जो है वो अपडेट कर दें। यहाँ पर है क्लास एडमिन डॉट पी एच पी। अच्छा, ये मेथड कह रहा है वो अपडेट करते हैं। ठीक है, ऐड टू इनिट एजेक्स हुक्स मेथड, ये भी मेरे ख्याल से हमने ऐड किया हुआ है। थीम कंपैटिबिलिटी दोबारा से इसको मैं लगा देता हूँ, मेरे ख्याल से वही सेम कोड है। अच्छा, ये लें जी। ठीक है, अब हमारा हमारा थीम के साथ कंपैटिबिलिटी, अब हमने करना क्या है कि जो मेजर थीम्स हैं उनको इंस्टॉल और एक्टिवेट करके हमने उनके साथ इसका टेस्ट कर लेना है। ठीक है, पॉपुलर में ही आ जाएंगी हमारे पास ओशियन डब्ल्यू पी भी, कैडेंस भी आ गई है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जनरेट प्लस भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये वैसे नई चीज़ें मैं भी खुद सीख रहा हूँ। मैंने जो इससे पहले कौन ब्लॉग, अगर आप लोगों में से किसी को याद हो, मेरा वो प्लगइन था कौन ब्लॉग का, इसीलिए मैंने ये प्लगइन चूज़ किया था कि एक तो उसका अपडेटेड वर्जन बन जाएगा, मुझे भी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ये टेस्टिंग मैंने कभी की ही नहीं थी। ठीक है, तो वो काफ़ी सारी आते थे इशू, लोग बताते थे कि इस थीम में ये काम नहीं कर रहा, सो ऑन। तो वो अब एआई हमारी हेल्प कर रहा है कि ऐसी चीज़ें जो मुझे भी नहीं आती, एआई से मुझे सीखने को मिल रही हैं आप लोगों के साथ। 2024 वो तो पहले वैसे ही 2024 नहीं है मेरे ख्याल से, मैंने वो डिलीट कर दी थी, 2025 है। तो कोई बात नहीं, इसको भी आपने थीम्स ऐड कर लेनी है। चलिए, अब मैजिक ब्लॉग में मैं टूल्स में आता हूँ। अच्छा, अब थीम्स में आते हैं, बारी बारी जो थीम्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर लेते हैं। मैं जनरेट प्लस एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, मैजिक ब्लॉग में टूल्स में आते हैं, जनरेट प्रेस आ गई है। ये ले, वो भी उसके साथ भी हमारी थीम जो है वो कंपैटिबल है। कैडेंस कर लेते हैं, हमारा प्लगइन सॉरी कंपैटिबल है। ठीक है जी, हर चीज़ इसकी भी कंपैटिबल है। ओशन डब्ल्यू पे देख लेते हैं। इसमें कोई कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ये करंट थीम ओशन डब्ल्यू पी फुली टेस्टेड एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर मैजिक ब्लॉक। थोड़ा सा कोई इशू है कहीं पर, वो उसने बताया भी था। यहाँ पर ऊपर अगर हम चाहें तो मेरे ख्याल से उसने एक चार्ट जो बनाया था उसमें उसने कोई बात की थी डार्क मोड की। ओशन डब्ल्यूपी के साथ जो डार्क मोड है मोबाइल पर, उसकी थोड़ी बहुत कोई कंपैटिबिलिटी इशू है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसने बताया नहीं, चलें। बाकी ये देखें, उसने अपने तौर पर टेस्ट कर भी लिया था और उसने कुछ फिक्सेस दिए भी हैं, इसी वजह से हमारी कंपैटिबिलिटी जो है वो अप है उस बाकी थीम्स के साथ। कि जो उसने सी एस एस कुछ जनरेट करके दी थी,
वो सारी इसीलिए दी थी कि उसने जो मेजर इश्यूज है उनको आइडेंटिफाई करके उसको उसने किया हुआ है। ओके। अच्छा जी, अब जो कंपैटिबिलिटी 8 मेजर वर्डप्रेस प्लगइन्स के साथ उसने उसकी टेस्टिंग फाइल बनानी शुरू की है। ये सारी चैट्स आपको मिलेंगी, चाहे प्लगइन का कोड हम शेयर नहीं कर रहे सर्टेन रीजंस की वजह से, लेकिन ये चैट्स आपको मिलेंगी जिनके अंदर ये सारी फाइल्स मौजूद है, जिनको आप लेवरेज कर सकते हैं अपने किसी भी दूसरे प्लगइन को बनाने में। अगर आप किसी आपका आप प्लान नहीं सही दे पाए, आप डेवलपमेंट प्लान सही नहीं बना पाए, या आप चीज़ें जैसे मैं मिस कर जाता हूँ, इसमें से बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं मिस कर रहा हूँगा, आपको मिल रही होंगी, तो आपने हमारी कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करनी है लोगों के साथ कि भाई इसमें इस तरह की जो कंट्रीब्यूशन आप करेंगे तो आपको भी उसका फ़ायदा है, कम्युनिटी में आप अपना नाम बना सकते हैं। तो अब इसको करने देते हैं इस काम को। जैसे कि वो हमारे लिए इन्हेंस सेक्शन भी बना कर दे रहा है हमें ये, क्योंकि जब आप एडमिन्स और डैशबोर्ड जनरेट करवाते हैं किसी भी एआई टूल से, तो उसमें जो चीज़ें वो आपको दिखा रहा होता है वो एक्चुअली बैकएंड से नहीं आ रही होती मोस्टली। उसमें जो स्टफ़ है, इसने तो अभी बड़ा अच्छा काम किया है कि इसने ये सारा हमें भी लगा कर दिया है। मोस्टली जो डैशबोर्ड्स फ्रंट एंड्स के वो जनरेट करके देते हैं एआई टूल्स, उनमें बैकएंड की मोस्टली फंक्शनैलिटीज़ काम ही नहीं कर रही होती, वो एक्चुअल डाटा नहीं होता। जिसमें मे बी मुझे ये शक है कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ये जो बता रहा है, मे बी ये इस कार्ड को जब वो इन्हेंस करेगा तो हमें पता लगेगा एक्चुअली कि इसके साथ हमारा इशू है या नहीं है। और बहुत सारे स्टैट्स और चीज़ें इन डैशबोर्ड्स में डमी होती हैं, तो वो आपने देखनी है कि एक्चुअली वो फीचर्स या वो चीज़ें वो एक्चुअल वैल्यूज़ आ रही हैं डेटाबेस से या नहीं। ये देखें यहाँ पर मैजिक ब्लॉक ये डैशबोर्ड में उसने नोटिस भी दिखा दिया है कि द फॉलोइंग कंपैटिबिलिटी इश्यूज वर डिटेक्टेड विद योर करंट थीम डार्क मोड कंपैटिबिलिटी, चेक डॉक्यूमेंटेशन फॉर डिटेल्स। ठीक है, तो ये टूल्स में आ गया, ले आया हमें। ये वर्डप्रेस के जो स्टैंडर्ड नोटिसेस हैं ये यहाँ पर प्रिंट होने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ उसे जगह मिल रही है। हमें इसका भी वैसे फिक्स करना चाहिए कि ये जो नोटिसेस हैं इनकी अप्रोप्रिएट लोकेशन बनाओ, हेडर के ऊपर ही आए, ये हमारे इस इंटरफेस के अंदर डिस्टर्ब हो रहे हैं, किसी वजह से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी उसे जगह नहीं मिली हुई। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हमने कंसाइज किया हुआ था। मैं वेट कर रहा था कि इधर वो चैंपियन बनेगा, लेकिन उसने दे के फाइलें चुप कर गया। तो मैं ज़रा यहाँ पर आऊँ और इसको बाद में देखते हैं। ये कोई इशू सामने आ गया, साथ ही रिजॉल्व कर लें, बाद में हम भूल जाएंगे। क्या वो अब थर्ड पार्टी जो नोटिस है उनको हमारे प्लगइन स्क्रीन के अंदर वो आने से ही बंद कर देगा, और वो जो सब हेडर है जो मुझे चाहिए था वो भी क्योंकि मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता, ये मैंने ऐड किया हुआ था कि हम अपना कोई नोटिस दिखा सकें। अच्छा जी, ऐड दिस टू क्लास एडमिन डॉट पी एच पी। यार ये गड़बड़ हो जाएगी, दो जगह पर फाइल्स मिक्सअप हो रही हैं। तो मैं इससे कहता हूँ कि
ओके। और इसके अलावा सब हेडर के लिए उसने इम्प्लीमेंटेशन दी है कि आप इस तरह से जो है वो सब हेडर वो उसने कर दिया है। इन योर एडमिन टेम्पलेट्स अपडेट द सब हेडर चेक्स। बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं अभी मैं ज़रा इससे बस रीलोड कर लेता हूँ। अच्छा वो उसने हाइड कर दिया है। थोड़ा सा स्टाइलिंग का इशू आया है, इसको मैं देख लूँगा। चलें इसको देख लेंगे, बल्कि इसको पूरी को मैं ज़रा रिवर्स करता हूँ। अगर ठीक ही है, मार्जिन वगैरह का कोई इशू आया होगा उसे देख लेंगे। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लगइन कंपैटिबिलिटी टेस्ट हमने बनाना है। आ, ठीक है जी। अच्छा ये फाइल बना लेते हैं, क्लास प्लगइन कंपैटिबिलिटी टेस्टर। ठीक है, उसके बाद हमने फाइल बनानी है प्लगइन कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर। ठीक है, उसके बाद ऐड टू क्लास एडमिन डॉट पी एच पी। इनिट एजेक्स हुक्स में ऐड करना है इसे हमने। ठीक है, ये मेथड्स हमने ऐड कर देने हैं प्लगइन की क्लास में। क्लास प्लगइन को भी अपडेट करना है। डिपेंडेंसीज में इसे ऐड करना है। ठीक है जी। आप इनको रीनेम कर सकते हैं, सिर्फ थीम कंपैटिबिलिटी और प्लगइन कंपैटिबिलिटी और ये क्लास वगैरह पूरी फाइल, लंबा फाइल आप चाहे नेम ना रखें, आप इसको शॉर्ट कर लें, मैं करूँगा इनको और डिफाइन पब्लिक हुक्स में। ठीक है, और टूल्स डॉट पीएचपी का जो पेज है उसके लिए भी हमें ये अपडेटेड कोड यहाँ से मिल गया है। टूल्स डॉट पीएचपी सबसे टॉप पर हमने पीएचपी का कोड ऐड कर देना है अपना। ये सिर्फ हमने कार्ड जो है वो ये रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और ये उसने उसकी कुछ स्टाइलिंग दी हुई है, ये हम फुटर में नहीं लगाएंगे, ये हम अपनी सीएसएस की फाइल में लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद इसका जेक्वेरी का कोड है हमारे पास।
ये मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है कोड। प्लगइन्स अब हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे उसी तरह से जैसे हमने बाकी प्लगइन्स इंस्टॉल किए, थीम्स इंस्टॉल किए थे। ऐड प्लगइन्स में आते हैं। उसने कौन कौन से बताए हैं प्लगइन्स जो हमने टेस्ट करने हैं। थीम प्लग प्लगइन कंपैटिबिलिटी टेस्टर, ये वो कॉमर्स है, वर्डप्रेस एसईओ, योस्ट एसईओ। योस्ट एसईओ है, एलिमेंटोर प्रो है, डब्ल्यू पी रॉकेट है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। ये उसने कुछ पॉपुलर प्लगइन है जो हमें उसने दे दिए हैं। इसके अलावा आप मज़ीद यहाँ से इन अरेज में ऐड करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी सिर्फ इनको टेस्ट कर लेता हूँ। अब आपने टेस्टिंग इसी तरह से करनी है। आप भी जब प्लगइन्स जो केगा इंस्टॉल कर लेंगे, देखिए वो कॉमर्स के साथ भी 100% कंपेटिबल है हमारा प्लगइन एलिमेंट, और प्रो के साथ भी 100% कंपेटिबल है। स्पेक्ट्रा कर लेते हैं इसमें। ठीक है, स्पेक्ट्रा का अब हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चाहिए। प्लगइन्स में आते हैं। अ, अच्छा, स्पेक्ट्रा जो पेज बिल्डर ने नाम रखा हुआ है, लेकिन उसका एक्चुअल चूंकि वो पहले होता था अल्टीमेट एड ऑन्स फॉर गुटनबर्ग, जिसको उन्होंने चेंज किया है। तो आपने वो डायरेक्टरी नेम लेना है पहले, और उसकी मेन प्लगइन फाइल लेनी है जो कि सेम नेम से होगी हमारे पास। और इसको हम ACF की जगह रख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ स्पेक्ट्रा। और ठीक है, ये लें जी, स्पेक्ट्रा के साथ भी 100% कंपेटिबल है। तो वो सिर्फ डेटाबेस लेवल पर देखता है कि डेटाबेस लेवल पर एडमिन साइट पर के उसके विजेट्स के साथ या उसके डेटाबेस में जो अच्छा, ये विजेट्स एडिटर है। ये इसने बताया हुआ है कि आपने चेक क्या करना है। तो यहाँ पर भी हम विजेट्स और एडिटर को टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पेज बिल्डर ही है तो हमारे भी विजेट्स ही हैं। आप डेटाबेस वगैरह भी रख सकते हैं साथ। इस तरह से आपने यार ये में पास करना। आप क्लाउड से पूछ भी सकते हैं कि यार मैं क्या करूं, किस तरह से देखूं, या कि किन कंपैटिबिलिटीज़ को मैंने किस तरह से टेस्ट करना है। रास्ता मैंने आपको बता दिया, उसके ऊपर आपने अपने तरीके से चलना है। तो इसी तरह से आपने अब बाकी के जो प्लगइन्स हैं आपने कंपैटिबिलिटी टेस्ट फाइल बनवा कर आपने जो है वो ये इसकी अगर आप रिपोर्ट जनरेट करवाना चाहेंगे तो ये देखिए उसने पूरी एक रिपोर्ट भी जनरेट कर दी है। नॉन कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे वो बता देगा कि इस प्लगइन के साथ। अब ये इसने यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट यहाँ पर नहीं करवाई है, तो हम इसे कह सकते हैं कि थीम कंपेटिबिलिटी की भी रिपोर्ट जनरेट करवाने की ऑप्शन दे दो। पहले आपने वो बटन ऐड कर लेना है tools.php में। ये अभी इन बटन्स की भी मैंने स्टाइलिंग करनी है। ये डिफ़ॉल्ट बटन्स वर्डप्रेस के जो आ रहे हैं हमारे पास,
ठीक है, रिपोर्ट में अब आप उसे बता सकते हैं कि वो एरर मुझे पता नहीं लगा, सो ऑन, या कुछ वो बता नहीं रहा, जो भी है। ये देखिए, ये इस तरह के नोटिसेस अभी, अच्छा वो उसने सिर्फ वो उसको स्पेक्ट्रा को कर दिया, उसका जो ओशन डब्ल्यूपी का वो आ रहा था, लेकिन स्टिल वर्डप्रेस के जो स्टैंडर्ड नोटिसेस हैं वो यहाँ पर घुस के आ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एडमिन डॉट जे एस की साइट पर जो काम किया गया है, एडमिन डॉट जे एस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग दिस नोटिसेस और सो ऑन। जो कि मैं यहाँ से नोटिस लिख के सर्च करता हूँ, तो ये यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इन्होंने नोटिस इंजेक्ट किए हुए हैं कहीं पर, तो वो हम देख सकते हैं, या इवन टूल्स में भी हम सर्च कर सकते हैं कि नोटिस। ठीक है, ये मैंने कस्टम नोटिस कंटेनर अपना बनाया था, हमारे सेटिंग्स वगैरह जब सेव होती हैं उनको दिखाने के लिए। तो ये देखें, ये कुछ नोटिस जो है वो इंजेक्ट हो रहे हैं, इसको देख लेंगे। अच्छा, ठीक है, ओके जी। ये लें जी, अब हमारी एसेट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये स्क्रिप्ट्स बना रहा है कि जी प्रोडक्शन ग्रेड स्पीड जो है और एफिशिएंसी आप अपने एसेट्स की इन मेथड्स के ज़रिए देखें, मिनीफाई भी करने के, ये जो आपको थर्ड पार्टी प्लगइन्स करने पड़ते हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो ये हमारे प्लगइन के अंदर ही फीचर मौजूद होंगे कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज डेटाबेस की करने के लिए, एसेट की करने के लिए ये हमें फाइल्स बनाकर दे रहा है, जो कि हमने फिर इस्तेमाल कर लेनी है अपने प्लगइन में। इतनी देर में साथ ये देखता हूँ ये कहाँ पर आता है। अच्छा, उसने सिर्फ उसको हाइड कर दिया सीएसएस के साथ, लेकिन नोटिस स्टिल हमारे इस हेडर सेक्शन के अंदर इंजेक्ट हो रहे हैं। तो फाइल लगाना फिर मैं भूल गया, लेकिन वो उसने कुछ कर दिया। Okay. I think I should provide him it the complete context, admin.js, चलें इसको अपना काम करने दें, और यहाँ पर इसका काम स्टॉप हो चुका था, इसको कंटिन्यू करते हैं। या, इस हाइड थर्ड पार्टी नोटिस के मेथड को हमने कम्प्लीटली रिप्लेस कर देना है क्लास एडमिन में। एंड देन
एडमिन टेम्पलेट्स पेज, ये हमने सब हेडर का चेक लगाना है एक अदर पेजेस में, लाइक फीचर्स डॉट पीएचपी। ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा रैप है, सब हेडर जहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, वो कह रहा है कि इसे आप ऐसे कर दें। ये सब हेडर है मेरा, जिसको मैंने वैसे ही लगाया हुआ था, उसने वो प्रॉपर चेक लगा दिया कि अगर हाइड कर देता है यूज़र तो वो दोबारा ना दिखाए। अब वो WP अकेडमी का कॉन्टेक्ट भी लगा दिया उसने, मैंने लगाया नहीं हुआ था। शाबाश क्लॉड। और ये CSS है जो कि हमने स्टाइल्स में लगा देनी है, एडमिन डॉट CSS में लगा देते हैं। ओके। और ये हमारी जावा स्क्रिप्ट है। ये मैंने अभी फाइल के बॉटम पर ही लगाया हुआ था मेरे ख्याल से। फीचर डॉट PHP में आते हैं, यहाँ पर ये लगा हुआ है। वैसे हम एडमिन डॉट JS में ही मूव कर देंगे, हर फाइल में अलहदा से लगाने से, लेकिन अभी सिर्फ चेक कर लेते हैं। अच्छा, वो देखिए एक लम्हे को दिखाता है और फिर उसे हाइड करता है। अच्छा, और ये उसने कार्ड भी जो बनाने की कोशिश की है, स्टाइल उसने स्क्रीनशॉट से लेने की कोशिश की है, लेकिन वो सही बना नहीं, उससे हम स्टाइल अपना ही रख लेते हैं। मैं वो सेटिंग्स डॉट PHP के पेज से ले लेता हूँ वो कोड। फीचर्स डॉट PHP में ये मैंने ऑलरेडी चूँकि स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, स्टाइल किया हुआ है। ठीक है, स्टाइल हमारा ये ठीक है, स्टाइल हमें यही पसंद है। बटन लगा लेंगे हम खुद ही जब लगाना होगा। अच्छा, वो एक लम्हे को नज़र आता है, लेकिन उसने काम कर दिया है काफ़ी सारा। चलें। अच्छा, यहाँ पर हमने कंटिन्यू कर दिया था। वाह, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा है हमारे प्लगइन में। ओके। ये बताना क्यों भूल जाता है ये, हमें बार बार इसे कहना पड़ता है। वो बेचारा समझ रहा होगा कि अभी तक तो इतने ये समझदार हो गए हैं कि खुद ही लगा लेंगे समझ के कोड, लेकिन उसे नहीं पता कि हम लकीर के फ़कीर ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन चलें, अच्छी बात है, इससे काम करवा रहे हैं तो हम इसको इसी चीज़ के पैसे दे रहे हैं भाई। जैसे सबसे पहले आपने इंक्लूड्स में क्लास एसेट ऑप्टिमाइज़र ऐड कर देनी है। इंक्लूड्स में न्यू फाइल क्लास एसेट ऑप्टिमाइज़र। ठीक है। और उसके बाद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़र, इसके लिए हमने क्लास डेटाबेस ऑप्टिमाइज़र डॉट PHP बनानी है। ठीक है। कैशिंग की भी फाइल बना रहे हैं हम, अपनी ही कैशिंग बना रहे हैं। बस मैं देख लूँ फाइल कंप्लीट है कि नहीं। कंप्लीट ही लग रही है। ठीक है जी। अच्छा,
परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। ये कहाँ पर लगाना है हमने? अच्छा, ऐड टू partials tools डॉट php आफ्टर एग्जिस्टिंग सेक्शंस। ठीक है। tools डॉट php में यहाँ पर ये कोड ले आते हैं। ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सेक्शन है पूरा हमारे पास। अभी टूल्स में हम देखें तो क्या है हमारे पास? डेटाबेस टूल्स हैं, सिस्टम चेक है। ठीक है। इसको हम डेटाबेस टूल्स से अबव रख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने क्लास प्लगइन डॉट पीएचपी के अंदर ये फाइल्स डिपेंडेंसीज में ऐड करनी है। क्लास प्लगइन डॉट पीएचपी डिपेंडेंसीज। ठीक है। पब्लिक हुक्स में। ठीक है। एजेक्स हुक्स। ठीक है, क्लास एडमिन में। क्या जी, हम अपने प्लगइन को धमाकेदार बनाते जा रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी सारी है, और ये मेथड्स भी हमने क्लास एडमिन की फाइल में ही ऐड करने हैं। इसको हम रीफैक्टर करेंगे। करना पड़ेगा आपको, रीफैक्टर ज़रूर करना है आपने, ये एक ही फाइल इतनी लंबी बनाने से बेहतर है आप जो है वो उसको रीफैक्टर करवाएं, इनको मल्टीपल फाइल्स में डिवाइड करें कोड को। अच्छा जी, उसने टूल्स का कह दिया, वो हमने पहले ही इम्प्लीमेंट कर लिया है। ठीक है। एसेट्स की डायरेक्टरीज बनी हुई है हमारे पास, सी एस एस जे एस एसेट्स के फोल्डर के अंदर। ठीक है। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, धमाका होता है या टूल्स लोड होते हैं। कुछ ना कुछ तो हुआ है हमारे पास, ये देखें। अच्छा जी। मैं अब क्या करता हूँ, बेहतर है कि डीबग लॉग ही से दें। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। क्लास एसेट ऑप्टिमाइजर में ये मेथड हमने अपडेट करना है। क्लास एसेट ऑप्टिमाइजर। हाँ हाँ।
ये मेथड कहीं है तो नहीं? अच्छा ये है, ठीक है, सॉरी। इसको कह रहा है कि इसको आप अपडेट कर दें। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि जी मिसिंग मेथड ऐड करें टूल्स डॉट पी एच पी में। अच्छा, बिफोर पी एच पी क्लोजिंग टैग, ये मेथड जो मिसिंग है वो कह रहा है कि आप ऐड करें टूल्स डॉट पी एच पी में। ठीक है, क्रिएट मिसिंग फाइल्स। एसेट्स, ये अच्छा एसेट्स और सी एस एस में वो कह रहा है मिसिंग फाइल क्रिएट कर दें। एसेट्स के अंदर सी एस एस के अंदर वो कह रहा है एडमिन डॉट सी एस एस क्रिएट कर दें, उसमें ये कोड लगा दें, डमी कोड है। और उसके बाद एडमिन डॉट जे एस क्रिएट कर दें। ठीक है, और अच्छा इसने मिनीफाई करने के लिए ये कह रहा है कि फ्रंट एंड पर आपके पास एसेट्स में ये फाइल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा बेहतरीन कर तो दिया, लेकिन अब भैया हमारे नोटिस वाला क्या बना? अब वो नोटिस वाला काम नहीं चल रहा। क्या ऐसा एडमिन डॉट जेएस में आपने करवा दिया? अच्छा, इसको बाद में देखते हैं। अभी भी हमारे पास ये एरर्स हैं। आ, ये मेरे ख्याल से हमने ऐड किया हुआ है, लेकिन वो उसने मेथड्स उसमें यूज़ किए हुए हैं जो कि काम नहीं कर रहे। टूल्स डॉट पी एच पी में मेक श्योर कर लेते हैं कि ये फंक्शन यही है। अच्छा, थोड़ा सा चेंज किया उसने। और अब इंफॉर्मेशन जो वैल्यू है वो कह रहा है कि यहाँ से आप वो एरर की वजह से वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है जी, वो उसने पीछे बेसिकली हाइड किया हुआ है उसे। ये लें जी, अब हमारे पास परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी आ गई है, ऑप्टिमाइज नाउ, लेकिन ये काम नहीं कर रही। क्लियर कैशे भी काम नहीं कर रही, रीजनरेट भी काम नहीं कर रही, रन टेस्ट भी काम नहीं कर रहा। ये हमने मेरे ख्याल से या तो कोई जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड नहीं किया। ये देखा ये। अच्छा, ये पहले भी उसने दिया हुआ था, हमने ऐड नहीं किया था, हमारी गलती है। हमने पूरा कोड देखा नहीं, हमने बस थोड़ा सी एस एस और वही लगाकर चुप करके बैठ गए हैं। ये बहुत बड़ी फाइल हो गई है, ऐसे तो नहीं मैं जाने दूंगा इसे, ऐसा तो नहीं होता भाई। इसको हम करेंगे ऑप्टिमाइज।
देख लें कोई एरर ना हो। आ गया एरर। फिर देख लें कोई कोड तो नहीं हमने मिस किया हुआ। अच्छा, वो मेथड भी कह रहा है नो डिफाइंड है। वो कह रहा है फंक्शन बना लो। फंक्शन बनवाता जा रहा है, इसको हमने ऐसे नहीं रखना। अभी तो मैं सिर्फ सिर्फ फंक्शनैलिटी वर्किंग में लाने के लिए कोड यहीं पर लगाता जा रहा हूँ। आप भी कहीं ये ना कहें कि सर तो बड़े बुद्धू हैं। बुद्धू नहीं है, पता है हमने रीफैक्टर मैंने करना है। यहाँ पर भी वो कोड का कोई एरर आ गया हमारे पास। फंक्शन जो है वो किसी जगह पर कोई मिस है। कोई कोमा, कोई शोमा, इस तरह की कोई चीज़ मिस है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सॉरी, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है जो हमने पीएचपी के अंदर लगा दिया है। माजरत भाई, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया तो मैं भी थोड़ा सा। देखिए जैसे ही एरर आता है ऊपर मैसेजेस को भी सांस आ जाता है, ऐसी नज़र आए भाई। अच्छा, स्पेसिंग का भी हल हो ही गया खुद ही से। अच्छा, कुछ हुआ तो नहीं है? घूम घूम के उसने पेज रीलोड कर दिया। अच्छा, ये परफॉर्मेंस रिजल्ट्स ठीक है, वो इधर दिखा रहा है नीचे। मैसेजेस जो है वो इधर दिखा रहा है, इसे कहीं अच्छी जगह पर दिखाने चाहिए थे। मैसेज की बेसिकली जो लोकेशन है, परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं, इसको प्रोमिनेंट लोकेशन नहीं है। यूज़र क्या नीचे स्क्रॉल करे उसे पता ही ना लगे। ऑब्जेक्ट कैशे कह रहा है इनेबल का, ये यूज़र को बेसिकली बता रहा है। अब ऑब्जेक्ट कैशे हमने तो यहाँ से इनेबल नहीं करवानी, वो तो परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन वाला यूज़र जो है वो प्लगइन लगाता है, तो उसके बाद वो ये सिर्फ उसका स्टेटस बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कैशे जो है वो इनेबल है या नहीं है। अच्छा, ये एरर्स आ रहे हैं हमारे पास कुछ, इनको भी रिजॉल्व करवाते हैं। ठीक है, एरर आ गया और डीबग लॉग भी आ गया। अगर आप में से कोई कहना ये चाह रहा था कमेंट्स में कि सर आप फाइल ओपन करके एम्प्टी करके क्यों सेव करते हैं, डिलीट ही कर दिया करें, मुझे भी पता डिलीट कर सकते हैं। तो मैं क्या यार, क्लियर ही करना मेरे लिए बेहतर होता है। वो डिलीट भी कर सकते हैं आप, डिलीट कर देंगे वो दोबारा बना देगा, उसको जहमत क्यों देनी है। अच्छा, मिसिंग एजेक्स मेथड्स पैरामीटर इशू दीज मेथड्स एडमिन क्लास एडमिन डॉट पी एच पी। अच्छा, एडमिन डॉट पी एच पी में ये हमने ये मेथड्स उसने ऐड नहीं किए हुए, या हम उसको कॉपी करना भूल गए हैं। एस क्लास एडमिन में ही बनाना है हमने। एडमिन क्लास एडमिन में ये मेथड्स ऐड करने हैं सिंपली। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि आप क्लास एसेट ऑप्टिमाइजर में लाइन 33.php, क्लास एसेट ऑप्टिमाइजर में लाइन 33.php, लाइन 33 कहाँ पर है? ये कह रहा है कि ये इसको आपने चेंज कर देना है इसमें, इफ़ कंडीशन जो लगी हुई है। मैं देख लूँ यही है
इफ़ मैं इसको फाइंड कर लूँ वो किसी गलत जगह, क्योंकि लाइंस जो हैं वो एग्जैक्टली चेंज भी हो जाती हैं। अच्छा, इसको चेंज करना है हमने, वो देखे लाइन 33 नहीं है एग्जैक्टली। आपने ऐसा नहीं करना कि उसने कह दिया तो आपने वो लाइन 33 जाके चेंज कर देनी है, चाहे वहाँ पे कुछ भी है। अपनी आंखों से देखना भी है कि ये कोड वाकई वो है या नहीं है। ठीक है, वो फंक्शन काम कर गया हमारे पास। अच्छा, ये टॉगल क्वेरी मॉनिटर भी नहीं चल रहा होगा। अच्छा, क्लास सेट एसेट ऑप्टिमाइजर में, अच्छा ये हमने कर तो दी है। अच्छा, उसने मेथड ही ऐड नहीं किया हुआ। देखा, वो चीज़ें बना देता लेकिन सारी इम्प्लीमेंट नहीं की होती उसने। ठीक है, और ये हुक भी हमने ऐड करनी है इनिट एजेक्स हुक्स में। देखा, वो ये आपने देख लेनी है इसमें से कि कौन सी उसने एक्शंस ऐड किए हुए हैं एजेक्स के, जो कि चलने हैं, और वो नहीं चलते तो इसका मतलब है कि उसका या तो मेथड ऐड नहीं है, या जो है वो उसका क्यूरी ऐड नहीं है। अच्छा, ठीक है, टॉगल ऑन कर सकते हैं आप क्यूरी मॉनिटर। क्लियर ऑल कैशे, वार्म कैशे, ऑप्टिमाइज एसेट्स, वो क्लियर कैशे वाला मेरे ख्याल से उसका वो रीजन रेट, एसेट परफॉर्मेंस में रीजन रेट जो है वो ये उन्होंने बनाया ही नहीं हुआ उसने। लगता है वो भी थक गया। आप भी थक गए होंगे, इतना लंबा लेक्चर देख देख के, पता नहीं देख भी रहे हैं कि नहीं। देखा, उसने मेथड ही ऐड नहीं किया होगा। ठीक है, आई थिंक ये भी अभी काम कर रहा होगा। तो चलें, यहाँ तक काफ़ी सारा हमने टाइम लगा लिया है। इसको एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का भी सिस्टम लगा दिया है, ठीक है, और इसमें आ, यहाँ पर ये वाला सेक्शन जो है ये भी मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा।
प्लान के स्पेलिंग फिर गलत चले गए, कोई बात नहीं, वो खुद ही समझ जाएगा। अच्छा जी। क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग सिस्टम भी वो अब बना रहा है। ठीक है जी। अब उसने खुद ही बता दिया, क्योंकि बार बार हम उसे कहते थे, तो उसने कहा कि फाइल्स ये क्रिएट करें। अच्छा, जेएस और सीएसएस उसने बता दी है, लेकिन ये तो पीएचपी फाइल है। पीएचपी फाइल है कि जेएस फाइल है, तो ये हमें कंफ्यूज। ठीक है। ये इसमें पीएचपी का टैग स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इट मींस ये जेएस फाइल ही है, कोड बस उस तरह का सिमिलर है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गई। एसेट्स में जेएस में न्यू फाइल ब्राउज़र compatibility डॉट जेएस। ठीक है। और एसेट्स में सीएसएस में मोबाइल compatibility डॉट सीएसएस। ठीक है जी। और एडमिन सेक्शन है। इसको हम सबसे बॉटम पर ऐड कर देंगे टूल्स डॉट पीएचपी में। जस्ट राइट अबव द debug इंफॉर्मेशन। ठीक है। और क्लास एडमिन डॉट पीएचपी में हमने अ, ये मेथड्स ऐड करने हैं एजेक्स के। ठीक है। एनक्यू करनी है स्क्रिप्ट क्लास पब्लिक डॉट पीएचपी में। कुछ कोड मिस कर गए हम क्या? ये ऑब्वियसली ये कोड मिस कर गए हैं। ये सीएसएस कोड जो है, इसको भी हमने लगाना है एडमिन डॉट जेएस में, एडमिन डॉट सीएसएस में। देखा। आ, ये देखिए मिनीफाइड वर्जन बना रहा है वो, फाइल्स की मिनीफाई करके उसकी वो min डॉट सी एस एस को बना रहा है, जनरेट कर रहा है। सो ये भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है। और
वो नोटिस में ऐड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हमने चूंकि मेरे ख्याल से हाइड किए हुए हैं, इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहे। ये नहीं जी, ये भी हमारा वर्किंग में है। ब्राउज़र की सपोर्ट सफारी, वो उसने यहाँ पर सपोर्ट भी बता दिया है कि हमारे प्लगइन के जो विजेट्स हैं इनकी सोन सपोर्ट जो है वो क्रोम में फुल है, फायरफॉक्स में 88 प्लस यानी कि फुल है, एज में ये है और सफारी में ये है। और ये हमें यहाँ पर करंट जो ब्राउज़र होगा उसको डिटेक्ट करके उसकी बता भी रहा है कि उसमें कौन से कोई मसले मसाइल हैं या नहीं। चलें जी। ग्रेट जी, डे 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये अब कंप्लीट प्रोजेक्ट नॉलेज भी हमारी बना रहा है, इसी को हम यूज़ कर लेंगे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नॉलेज में। बाय द वे, अगर हम मैंने कहीं मेंशन नहीं किया या हमने जब जनरेट किया तो इसने रेस्ट एपीआई मेथड्स भी बनाए हुए हैं इस डाटा को फैच करने के लिए, जिनको थर्ड पार्टी ऐप्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके प्लगइन के रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स भी बनाए हैं उसने, जो ये ऊपर आप देख सकते हैं। ये देखें, रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट्स हैं। मैजिक ब्लॉग, V1 स्टैट्स, पोस्ट आईडी, किसी स्पेसिफिक पोस्ट आईडी के स्टैटिस्टिक फैच कर लेगा। इंगेजमेंट, ट्रैक इंगेजमेंट करनी है, अगर आपने अपनी कोई थर्ड पार्टी ऐप बनाई हुई है तो आप इस एंड पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। और बल्क स्टैटिस्टिक्स को आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद एंड पॉइंट्स आप बना सकते हैं। अच्छा जी, अब जो डे 6 है ना हमारे पास, उसके उसके अंदर सिर्फ हमारी टेस्टिंग ही है। ये भी अभी आज भी कुछ टेस्टिंग से रिलेटेड ही काम था, लेकिन ये प्रॉपर प्लगइन टेस्टिंग है PHP एरर्स के लिए और JS एरर्स के लिए और वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड्स के साथ। तो इसको मैं टेस्टिंग एंड QA नेक्स्ट है। और डे 7 में हमने डिप्लॉयमेंट है, यानी कि प्रोडक्शन प्रिपरेशन, वर्डप्रेस सबमिशन, डॉक्यूमेंटेशन, फाइनलाइजेशन और लॉन्च प्रोसीजर्स। इसको मैं कॉपी करता हूँ अब। ठीक है जी। और इसको रीनेम कर लेते हैं चैट को, ताकि वो चैट जो जिन नामों से चलती आ रही है। मैं इस तरह करता हूँ। ठीक है, सारे डेज कवर हो गए। और अब फाइनली हमारा जो काम, जो हमने कभी भूलना नहीं है, अगले दिन पे नहीं छोड़ना, हमारी सारी ये जो चेंजेस हैं इनको कमिट करना है हमने। ले लें जी, अब हमारा सोर्स कोड जो है वो अप टू डेट है। इनको रीफैक्टर की तरफ भी आएंगे हम, अलहदा लेक्चर रखूँगा मैं उसका। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो हमने
इसकी जो टेस्टिंग वाला काम है वो करना है। मतलब प्लगइन ऑब्वियसली प्रोडक्शन पर जाने से पहले उसकी टेस्टिंग प्लान होगी, क्यूए प्लान होगा, उसको हम फॉलो करते हुए अपने प्लगइन को टेस्ट करेंगे, जिसमें पीएचपी यूनिट टेस्ट भी आ सकता है, वर्डप्रेस का अपना प्लगइन भी बना हुआ है, पीसीपी का प्लगइन चेक का, तो वो उसको भी देखेंगे। तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, इसको अब ज़रा हम यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं, इख्तिताम करते हैं। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ।